गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके, बच्चे कम आए ना इसके लिए। देखिए, कल हमने पढ़ा था उसी टॉपिक को एक बार पूरा करते हैं कि जो सौर विकिरण थी, या जिसको हम सौर ऊष्मा या सूर्य ताप जिसको हमने कहा था, या इंसोलेशन, ठीक है। इंसोलेशन जो था, इसकी प्राप्ति हमारे तक जो होती है, उस प्राप्ति में परस्पर भिन्नता देखने को मिलती है। क्या मिलती है? परस्पर भिन्नता। आप सामान्य सी बात है, उसको हम अपने जर्नल एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जो सूर्य का ताप आता है हमारे तक, तो बताइए कि पूरी पृथ्वी पर सारे प्रदेश गर्म नहीं है, उष्ण या अधिक ताप वाले नहीं है, सारे प्रदेश ठंडे नहीं है यानी कम ताप वाले नहीं है, कुछ सारे प्रदेश अधिक वर्षा वाले नहीं है, सारे प्रदेश कम वर्षा वाले नहीं है, और सारे प्रदेश नगण्य यानी न के बराबर वर्षा या डेजर्ट नहीं है। तो ये सारी चीजें हम जानते हैं, हमारे आसपास के एग्जाम्पल को लेके हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो परिवर्तन आता है, ये परिवर्तन है वो किसके कारण आया है? तापमान बढ़ा भी है, तापमान कम भी हुआ है। ये परिवर्तन कैसे आया? इस परिवर्तन के पीछे क्या कारण है? इस परिवर्तन के पीछे किसका? सूर्य ताप जो हमें मिल रहा है उसमें भिन्नता सबसे प्रमुख कारण है, जिसके कारण कई बार तो हमारे क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है, और कई बार हमारे तापमान घट जाता है। ठीक है, कई बार वर्षा बहुत तेज होती है, कई बार वर्षा नहीं होती है। तो ये सारा का सारा काम है वो इस सूर्य ताप की भिन्नता के कारण है। और ये भिन्नता लाने वाला कौन है? ये भिन्नता लाने वाला कौन है? ये चीज हमने कल पढ़ी थी कि पृथ्वी सूर्य से एक निश्चित दूरी पर है, और पृथ्वी घूर्णन भी करती है, पृथ्वी परिक्रमण भी करती है, अपने अक्ष पे भी झुकी हुई है, और अपने अक्ष के साथ साथ वो झुकाव है, उसके कारण वो सूर्य से निश्चित दूरी पर कोण का निर्माण भी करती है। ये सारी चीजें माइक म्यूट करो ना एक बार। क्या माइक म्यूट करो सर। ये बेटा ये बीच बीच में आवाज होनी नहीं चाहिए। जब मैं समझा रहा हूं तो आवाज आपकी आनी नहीं चाहिए। आपको प्रश्न पूछने के लिए मैं टाइम देता हूं विशेष तौर पे, और बीच बीच में भी आपसे प्रश्न पूछता हूं मैं। तो कोई चीज समझ रहे हो तो उस चीज को आप एक लॉजिक तरीके से समझिए। किताब में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, अब वो याद थोड़ी होती है, किताब तो हमारे पास ही पड़ी रहती है। तो क्लास से लगाने का क्या मतलब है? देखिए, ये सारी चीजें निर्भर करती है हमारी पृथ्वी की सूर्य से स्थिति पर। ठीक है, सूर्य से स्थिति पे हमारी ये जो पृथ्वी की स्थिति, जो सूर्य से दूरी है वो निश्चित दूरी है, जिसके कारण हमारे यहाँ पे पार्थिव वायुमंडल पाया जाता है। और दूसरा, इस ताप में अंतर है वो पार्थिव वायुमंडल के कारण भी होता है। कुछ बिंदु हमने पढ़े थे, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, फिर हम आगे वाले बिंदु पढ़ते हैं। पहला बिंदु हमने पढ़ लिया था, समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो पूछ लेना। पृथ्वी का घूर्णन वह अपने अक्ष पर झुकाव। पृथ्वी का घूर्णन और अपने अक्ष पर झुकाव, यह सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारे सूर्य ताप में क्या करता है, अंतर लाता है। मैंने कल बताया था, अपने अक्ष पे झुकी हुई है और घूर्णन कर रही है। तो घूर्णन कर रही है तो बेटा क्या बन रहे हैं? दिन और रात बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? दिन और रात बन रहे हैं। और अपने अक्ष पे झुकी हुई है, अपने अक्ष पे झुकी हुई है, तो दिन और रात की अवधि में क्या आएगा? बदलाव आएगा।
तो दिन की अवधि दूसरा प्रमुख कारण दिन की अवधि, ये मैंने नहीं समझाया होगा। देखो क्या होता है कि जिस स्थान पर यह आपका भूमध्य रेखा का भाग है, इससे हम बात करें 23.5, 23.5, 66.5, 66.5 और 90, 0, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री और 90 साउथ और 90 नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये स्थिति आपकी है। तो यहां पर कल मैंने एक बात आपसे की थी, सूर्य की किरणों का नतिकोण, सूर्य की किरणों का नतिकोण समझ में आया था क्या? यानी सूर्य है वो गिर रहा है, तो यहाँ पृथ्वी का क्या है, झुकाव है। इस पृथ्वी के झुकाव, सूर्य का प्रकाश गिर रहा है और ये पृथ्वी का क्या है, झुकाव। इस झुकाव के कारण सूर्य की जो किरणें हैं वो निम्न अक्षांश पे कोण बनाती है सर्वाधिक और उच्च अक्षांशों पे कोण बनता है कम। 90 डिग्री पर जाने पर यह कोण लगभग 42 डिग्री के लगभग बनता है और निम्न अक्षांशों पे यह कोण कितना बनता है, लगभग 90 डिग्री तक बनता है। 90 डिग्री तक बढ़ता है। 0 डिग्री पे कितना है, 90 डिग्री। अब एक तो बिल्कुल सीधी आ रही है तो ताप ज्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा, ताप ज्यादा मिलेगा। और एक जब तिरछी गिर रही है तो बड़े भाग को घेर रही है, तो यहाँ पे ताप क्या होगा, कम मिलेगा। यहाँ ताप क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इसी आधार पर हम देखते हैं कि जब पृथ्वी का जो भाग उसके मिडिल यानी 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री झुकाव है पृथ्वी का, ठीक है, 23.5 डिग्री झुकाव है, वहां तक सूर्य की किरणें सीधी गिरती है और पूरे 12 घंटे गिरती है, पूरे 12 घंटे सीधी गिरती है। तो सीधी 12 घंटे गिरेगी तो 12 घंटे तो क्या हुआ, आप एक चीज ध्यान रखना, एक छोटा सा मैं प्रयोग बताता हूं कि किसी चीज को आपने गर्म किया और जितने घंटे ऊष्मा दी उसको, जितने घंटे ऊष्मा दी और उतना ही टाइम ऊष्मा का जो आपका बाहर निकलने का आप उसको देते हो, तो वह चीज अपने पुनः पहले वाले टेम्परेचर पे ही आ जाएगी, पहले वाले टेम्परेचर पे ही आ जाएगी, ना तो ज्यादा गर्म रहेगा नहीं ज्यादा ठंडा रहेगा। तो ध्यान रखना कि ऐसे ही पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश पे सूर्य का ताप सर्वाधिक मिलता है, 12 घंटे तक ताप मिलता है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की क्या होती है, रात्रि होती है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे क्या होती है, रात्रि होती है। कहां पर, विषुवत रेखा पर। इसीलिए इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। विषुव किसे कहेंगे बेटा, ऐसी स्थिति जिसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हो, यानी यूं बोल सकते हो दिन और रात की अवधि समान हो, उस स्थिति को हम कहते हैं विषुव कहते हैं। और विषुव की स्थिति में जितना ताप ग्रहण किया उतना ही ताप बाहर निकाल दिया, दिन का तापमान जितना था उतना ही तापमान बाहर निकाल दिया। तो तापांतर में ज्यादा अंतर नहीं आता है, तापांतर में ज्यादा अंतर नहीं आता है। तो यह स्थिति आपकी कहाँ की है, भूमध्य रेखा की है। कहाँ की है, भूमध्य रेखा की है। लेकिन आप उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में किसी भी गोलार्ध में जाते हो तो दिन की अवधि में अंतर आता है। किसकी अवधि में अंतर आता है, दिन की अवधि में अंतर आता है। यह अंतर जो आता है वो इसके घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है अंतर हमें दिखाई देता है और परिक्रमण के कारण अंतर दिखाई देता है। ठीक है, तो दिन की अवधि जैसे मान लो कि सूर्य आपकी कर्क रेखा पर है, ये सभी आपको समझा दूं मैं एक बार, फिर हम अगले वाला पॉइंट करेंगे। देखिए
दिन की अवधि। इससे 2-3 बिंदु आपके क्लियर करने हैं, जो कल के बिंदु है जो हमने सही ढंग से क्लियर नहीं किए थे, रह गया था टॉपिक अपना। देखिए, इसको भी एक बार मिटा देता हूं मैं, ध्यान दीजिए। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब सौर उपसौर भी नहीं बताया था मैंने, नहीं समझाया था ना। तो ये तो आपका सूर्य है और ये पृथ्वी का ऑर्बिट, ठीक है। 96 करोड़ परिधि हो गई, 1,07,165 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 1,07,165 किलोमीटर की गति से जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। और ये चक्कर लगा रही है, इस चक्कर लगाने की जो क्रिया है उसके आधार पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 44 सेकंड में पृथ्वी अपने एक परिक्रमण को पूरा कर लेती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, एक वर्ष। क्या बोलते हैं, एक वर्ष कहते हैं। इस वर्ष के दौरान पृथ्वी कई प्रकार की परिवर्तनशील क्रियाओं को जन्म देती है। सबसे पहले हम 4 स्थिति पृथ्वी की देखते हैं, ध्यान से समझ लेना। इसमें आपके 3-4 जो बिंदु है वो समझ में आ जाएंगे, आगे भी आएगा ये टॉपिक, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री। कितना है, 23.5 डिग्री। कितना है, 23.5 और 23.5। इसके आधार पर देखें तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री। अब ये देख लो रेखा के सबके नाम नहीं लिख रहा मैं, पहले 0, 23.5, 23.5 नॉर्थ, साउथ 66.5 और 90। ठीक है, ऐसे ही इधर ऐसे ही इधर। ठीक है, ऐसे ही इधर। अब सबसे पहले हम बात करें कि जो पृथ्वी का जो भाग है, सूर्य के सामने कौन सा भाग आ रहा है बेटा, दक्षिणी भाग आ रहा है। कौन सा भाग आ रहा है, दक्षिणी। तो सूर्य का ताप है वो कौन से गोलार्ध में, यानी सॉरी 23.5 डिग्री जो आपकी मकर रेखा है उस पे गिरेगा। 23.5 डिग्री मकर रेखा पे गिरेगा। 23.5 डिग्री मकर रेखा पे गिरेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में गिरा, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि ज्यादा होगी, ये ध्यान रखना। दिन की अवधि की बात कर रहा था मैं। अगर सूर्य कर्क रेखा पे सीधा गिरता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या होगी, बताइए बेटा, ज्यादा होगी। बताइए कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। अगर सूर्य मकर रेखा पे सीधा गिरता है तो कौन से गोलार्ध में दिन की अवधि ज्यादा होगी, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, यहाँ दिन की अवधि ज्यादा है। ठीक है, अब आपको पता है हमारे यहाँ सर्दियां कब होती है, दिसंबर में। सर्दियां कब होती है, दिसंबर में होती ना। तो दिसंबर में सूर्य है वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ये जो स्थिति आती है मकर रेखा पे चमकने की, ये स्थिति बेटा 22 दिसंबर को आती है। कब आती है, 22 दिसंबर को आती है। मकर पे चमकता है तो इसको आपके
कैप्रिकॉर्न सोलोस्टिक या मकर संक्रांति कहते हैं। क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति कहते हैं। दिसंबर में यहाँ गर्मियां होती है बेटा, दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर में क्या होती है? गर्मियां होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? ठंड होती है। क्या होती है? ठंड होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? अरे क्या होती ठंड है होती है। बेटा? ठंड होती है, अभी तो ठंड होती बताया है। मैंने। अब इस स्थिति को देख लेना, फिर बाकी स्थितियां देखेंगे। इसके आधार पर देखिए कि मकर रेखा पे है, तो यहाँ पे देखिए 0 डिग्री भूमध्य रेखा पे तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। समझ में आ गई? चाहे वो कोई से भी गोलार्ध में चमक रहा हो सूर्य, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस या नो फटाक से करते जाइए तो मैं आगे चलूं। ठीक यस है, सर। अब इसके बाद यस सर। 23.5 डिग्री जो मकर है इस पे सूर्य आ गया, तो जहां पे जिस गोलार्ध में सूर्य चमक रहा है तो उस गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ाते जाओ, तो आपके 23.5 डिग्री पे लगभग 13 से 13.5 घंटे का दिन होता है। 13 से 13.5 घंटे का क्या होता है? दिन होता है। फिर आप 66.5 पे जाओ, तो 66.5 पे लगभग 24 घंटे का दिन होगा। कितना होगा? लगभग 24 घंटे का दिन होगा। 24 घंटे का दिन, 24 घंटे की रात। इसके अपोजिट हम आगे ऊपर जाए, तो ऊपर जाएंगे तो दिन की अवधि में बढ़ा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, और 90 डिग्री तक आप जाओगे जब कितने महीने का? 6 महीने का दिन होगा। 6 महीने का दिन होगा। कहाँ पर? 90 डिग्री पर। इसके ऊपर जाए तो उत्तरी गोलार्ध में जस्ट अपोजिट होगा, तो यहाँ दिन की अवधि बढ़ रही है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या होगी? घट जाएगी। जैसे उत्तरी गोलार्ध में आपके 23.5 डिग्री पर जैसे 13 घंटे का है, तो 24 में माइनस कर दो 13 को, 24 में माइनस कर दो 13 को, तो लगभग 10-11 घंटे का दिन यहाँ पर होगा 23.5 पे। ऊपर जाओगे तो दिन है वो कम हो जाएगा, रात्रि बढ़ जाएगी। ठीक है, ऊपर जाएंगे और लास्ट में 90 डिग्री पे जाओगे आप, तो 6 महीने की रात होगी। यहाँ दिन है और यहाँ क्या होगी? रात होगी 6 महीने की। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आया Yes, ना? sir. तो यही सेम स्थिति कब होगी? जब सूर्य मकर रेखा सॉरी कर्क रेखा पे होगा। तो कर्क रेखा पे 23.5 डिग्री पे 13-14 घंटे का दिन। अपनी गर्मियों में देखो दिन बड़े और रात छोटी होती है, सर्दियों में देखो रात छोटी और दिन बड़े होते हैं। तो बताइए, ये बात भी आपको समझ में आ गई? ताप में भिन्नता। अगर दिन बड़ा होता है तो सूर्य का ताप हमें ज्यादा समय तक मिलेगा ना। गर्मियों में दिन बड़ा है तो सूर्य का ताप हमें ज्यादा समय तक मिल रहा है, और रात छोटी है तो बाहर सूर्य पृथ्वी ताप को बाहर भेज रही है, तो भेजने का टाइम कम है, फिर सूर्य उदय हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहती है? गर्मी रहती है गर्मियों में। लेकिन सर्दियों में क्या है? हमारे दिन तो 10-11 घंटे का, और रात होती है कितनी? लगभग 13-14 घंटे की। तो वहां दिन में जो तापमान मिला, वो तापमान जो प्राप्त किया ऊष्मा, वो जल्दी ही विकृत हो जाएगी और ठंड बनी रहेगी। तो सर्दियों में इस कारण से क्या होती है बेटा? ठंड बनी रहती है। क्लियर बात समझ में आई नहीं बड़ी? तो दिन की अवधि समझ में आ गई। अब इसके बाद सूर्य है वो होता है पृथ्वी परिक्रमण करती है, और उसकी स्थिति होती है कि पृथ्वी सूर्य के सामने आती है। सूर्य चमकता है कहाँ पर? विषुवत रेखा पर, और दिन और रात की अवधि बिल्कुल बराबर होती है। दिसंबर के बाद 21 मार्च को यह स्थिति आती है। ऋतु होती है बसंत, और दिन रात की अवधि होती है बराबर। मार्च में देखना बेटा, कभी गर्मियां या कभी सर्दियां होती है क्या? मार्च सर। में कभी गर्मियां या कभी सर्दियां महसूस की है क्या आप लोगों ने? नो सर। न तो कभी गर्मी होती है न भी सर्दी होती। मार्च में न तो गर्मी और न ही सर्दी, ऐसा सुहावना मौसम होता है। टेम्परेचर बिल्कुल समान रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि सूर्य विषुव
वत रेखा पे चमकता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में लगभग दिन रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। अब आप कहोगे साहब ध्रुवों पर भी ऐसा होता है क्या? ध्रुवों पर ऐसा नहीं होता है, ये केवल कहाँ तक है, 23.5 डिग्री तक मेंटेन करता है, उसके बाद में ये बदलाव आपको जो पहले वाला है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे क्षेत्र में दिन और रात की अवधि बराबर होती है, न सर्दी नहीं गर्मी। ऐसे ही पृथ्वी जो चक्कर लगाती लगाती आती है और सूर्य चमकता है कहां पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी करक रेखा पे चमकता है, तो इसको हम बोलते हैं करक संक्रांति। ये स्थिति आती है बेटा 21 जून को। दिन अपने सबसे बड़ा होता है, रात्रि सबसे छोटी होती है। यहाँ पे दिसंबर के समय देखना रात्रि बड़ी, जबकि हम बोलते हैं 25 दिसंबर क्रिसमस डे बड़ा दिन। अरे बड़ा दिन हमारे नहीं है, बड़ा दिन तो कहाँ पर, वो दक्षिणी गोलार्ध में है। कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में। हमारे तो क्या है, सबसे छोटी सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात है। सबसे छोटी दिन और सबसे बड़ी रात है। इसके बाद ये घूर्णन करता हुआ 21 सितंबर को कहां पर आते हैं, फिर भूमध्य रेखा पर। कहां पर आ जाता है? भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा पर जब ये आता है तो क्या बनता है, आपका विषुव की स्थिति आएगी। और बताओ सितंबर में कौन सी ऋतु आती है? सितंबर में ऋतु कौन सी आती है? शरद ऋतु आती है बेटा। कौन सी ऋतु आती है? शरद ऋतु आती है। तो इस कारण से इस विषुव की स्थिति को बोलते हैं शरद विषुव। क्या कहते हैं? शरद विषुव। तो हमारे परिक्रमण के दौरान यह स्थितियां उत्पन्न होती है। परिक्रमण के दौरान यह स्थितियां उत्पन्न होती है। एक स्थिति और है बेटा, एक स्थिति है कि जब सूर्य परिक्रमण करता है, जब पृथ्वी परिक्रमण करती है सूर्य के चारों तरफ, पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो आपके सामने एक पोजीशन स्थिति खड़ी होती है कि एक्चुअल दूरी हमने बात की थी 14,95,98,000 या 15 करोड़ की दूरी है हमारे और सूर्य के बीच में। लेकिन जब परिक्रमण हमारा जो होता है वो आपका कैसा नहीं है बेटा, ये परिक्रमण है आपका बिल्कुल गोल नहीं है, ये क्या है? स्पिरिचुअल है। क्या है? स्पिरिचुअल है। लगभग गोलाभ है, पृथ्वी की आकृति जैसा ही है। इस कारण से एक स्थिति होती है कि पृथ्वी सूर्य के बहुत नजदीक आती है और एक स्थिति होती है पृथ्वी सूर्य के बहुत दूर चली जाती है। जब नजदीक आती है स्थिति होती है बेटा 3 जनवरी की। 3 जनवरी की कहते हैं इसे उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। उपसौर में क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी होती है 14.70 करोड़। कितनी होती है? 14.70 करोड़। 3 जनवरी को जो स्थिति आती है वो है उपसौर। सूर्य और पृथ्वी की दूरी न्यूनतम होती है 14.70 करोड़, मतलब सबसे कम होती है। ठीक है, एक्चुअल आपको पता है ही कितनी, 14,95,98 या 15 करोड़। और एक स्थिति आती है आपकी जून के बाद 4 जुलाई की। 4 जुलाई की, ये 4 जुलाई को पृथ्वी है वो अपनी अधिकतम दूरी पर होती है सूर्य से 15 करोड़ 20 लाख। 15.20 करोड़ या 15 करोड़ 20 लाख। और यह स्थिति होती है, इसको बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर। अब आपको किसा इसको क्यों पढ़ा रहे हो आप, इसका क्या मतलब है? तो हमने पढ़ा कि जो हमारे पृथ्वी पर सूर्य ताप में भिन्नता आती है, उस भिन्नता में एक बिंदु ये भी है। उस भिन्नता में एक बिंदु ये भी है, क्या है कि जब सूर्य पृथ्वी से अधिक न्यूनतम दूरी पर होता है तो सूर्य क्या करेगा? अधिक ताप प्रदान करेगा। अब सूर्य पृथ्वी पर क्या होता है, अधिकतम दूरी पर होता है तो न्यून ताप प्रदान करता है। उन ताप में कितने % का बदलाव देखने को मिलता है? 7%। जब यह दूर होता है तो 7% गर्मी कम होगी और जब यह पास होता है तो 7% सर्दी कम होगी। ये ध्यान रखना। आप बोलोगे साहब जनवरी में तो हमारे सर्दियां होती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम देखें महसूस करें
तो लगभग 7% टेम्परेचर बढ़ जाता है, 7% टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ये सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, ये और ध्यान रखना, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तो यह दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा महसूस होता है। सूर्य कहाँ है बेटा? दक्षिणी गोलार्ध से। अब सूर्य दक्षिण से उत्तरायण हो रहा है, उत्तरायण हो रहा है ना, तो उत्तरायण हो रहा है, तो ये महसूस कहाँ किया जाता है? आपके दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा महसूस किया जाता है। और हमारे यहाँ महसूस नहीं होता कि सूर्य पास आया तो गर्मी, सॉरी, टेम्परेचर जो है वो 7% तक इंक्रीज हुआ है, हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार सूर्य हमारे उत्तरी गोलार्ध में, सूर्य हमारे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से दक्षिणायन हो रहा होता है, उस समय अधिकतम दूरी पर होता है, और 7% क्या है? गर्मियां क्या होती है? 7% गर्मी या ताप कम होता है। लेकिन यह भी हमें महसूस नहीं होता कि सूर्य कर्क रेखा पे होता है। ये सभी महसूस कहाँ होती है? दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि वहां पे ताप, सॉरी, ये हमें महसूस होता है, लेकिन इतना ज्यादा हमें महसूस नहीं होता, इतना ज्यादा हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि सूर्य कहाँ होता है? उत्तरायण पर ही होता है, इसलिए हमें ज्यादा महसूस नहीं होता कितनी दूरी में बदलाव हुआ है ना। तो उपसौर और अपसौर दोनों ही, उपसौर और अपसौर दोनों ही आपके ताप में भिन्नता का कारण बनते हैं। बताइए, समझ में आ गई कि मेरी बात? Yes, sir. तो हमने Yes, sir. तो दिन की अवधि पढ़ी है, एक तो दिन की अवधि, एक पृथ्वी का परिक्रमण, ये भी सूर्य ताप में भिन्नता का कारण बनता है। एक तीसरा उपसौर और अपसौर की स्थिति। उपसौर क्या है, अपसौर क्या है? उपसौर क्या है बेटा? सूर्य नजदीक आएगा या दूर जाएगा? नजदीक आएगा। और अपसौर क्या है? नजदीक। सूर्य दूर। दूर जाएगा। भाई अप का मतलब होता है दूर, अप माने ऊपर होता है, लेकिन हम इसको क्या मानेंगे? दूर। और उप मतलब पास। ठीक है, आप उस शब्द से समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपके कुछ बिंदु और है, जैसे वायुमंडल की पारदर्शिता समझा दी थी मैंने आपको। वायुमंडल की पारदर्शिता है वो क्या करती है? आपके ताप में वृद्धि करती है, लेकिन ये जो कारण है वो ज्यादा प्रभावी नहीं होता है। इसके अलावा एक है सूर्य ताप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण। देखो, ये भी आपके लगभग समझा दिया हमने। स्थानिक वितरण इसी में आ गया कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री जो क्षेत्र है, इन भागों में सर्वाधिक ताप मिलता है, किरणें सीधी गिरती है, तो यहाँ ताप अधिक होगा। और उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांश, सॉरी, निम्न अक्षांशों में जाओ, और दक्षिणी गोलार्ध में निम्न अक्षांशों में जाओ, तापमान कम होता चला जाएगा। तो यह क्या है? सूर्य ताप का स्थानिक वितरण है कि भूमध्य रेखा के समीप सूर्य ताप अधिक रहेगा, और आपके निम्न अक्षांशों पे सूर्य ताप में क्रमशः क्या आएगी? कमी आएगी। बताओ, क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। अब एक आपका, मैंने पहले भी हालांकि इसकी चर्चा की है, सौर कलंकों की संख्या। सौर कलंक तो जानते हो बेटा? Yes, sir. सौर कलंक क्या होते हैं, जानते हो? Yes, sir. बताइए। सूर्य पर आने वाले काले धब्बे। हाँ, पहले हमने बात की है इसकी, सूर्य पर आने वाले काले धब्बे। अब बताओ, सूर्य पर जब काले धब्बे आते हैं तो सूर्य ताप में वृद्धि होती है या कमी होती है? कमी होती है। नहीं कमी होती नहीं, है सर। ये गलत है बेटा। जब सूर्य पे काले धब्बे जैसे आएंगे तो एक प्रकार की गैस का उत्सर्जन है सूर्य के माध्यम से होता है, जिसके कारण ताप में कमी नहीं होती है, ताप में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? ताप में वृद्धि होती है। ठीक है, और यह सूर्य ताप में, सूर्य में जो कलंकों का जो एक
समय है कलंक बढ़ने और कलंक घटने या धब्बे बढ़ने और धब्बे कम होने की जो एक समय सीमा है वो कितनी है? 11 वर्ष। वर्ष है। कितनी है? 11 वर्ष है। तो 11 वर्षों में एक बार तो आपके धब्बे कम हो जाएंगे और एक बार आपके धब्बे बढ़ जाएंगे। जब धब्बे बढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा दशक है वो अत्यधिक ताप वाला होगा। जब ये घटेंगे जो पूरा का पूरा दशक है वो कम ताप वाला होगा। और इसी स्थिति में जब धब्बे बढ़ जाते हैं तो आपने देखा कि उत्तरी गोलार्ध में तिरछी किरणें गिरती है ना और दक्षिणी गोलार्ध में तिरछी किरणें गिरती है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा था कि कौन सी आपके ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होती है, पढ़ा था ना हमने। अरोरा बोरियस और अरोरा ऑस्ट्रेलियस दो ध्रुवीय ज्योति है वो उत्पन्न होती है जब ये धब्बे बढ़ जाते हैं। तो बताओ ये चीज भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। हमने जो बिंदु पढ़े हैं, एक सूर्य की किरणों का नति कोण पढ़ लिया। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, आपकी बुक में यही लगभग यही बिंदु है जिसको मैंने लगभग पूरे बता दिए। भाई एक आपका कल पढ़ाया था पारदर्शिता, वायुमंडल के जो तत्व है उनकी पारदर्शिता। वो क्या होता है कि जो कोई क्षेत्र है जहाँ जलवाष्प धूल के कणों इनकी कमी है तो सीधा ताप आएगा और पृथ्वी को प्राप्त होगा। और इनकी कमी है, इनकी कमी नहीं है और इनकी अधिकता है तो ताप क्या होगा? हमारे द्वारा हमारे इन कणों के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाएगा और वहां का ताप ज्यादा होगा। बताया था ना भाई, हमारे जो ग्रह हैं जैसे बुध है, शुक्र है, यहाँ पे वायुमंडल का अभाव है, ताप आ रहा है, दिन में बहुत गर्मी कर रहा है और रात में विकृत हो गया ताप। और क्या हो रहा है? विकृत होने से अत्याधिक क्या हो गई? ठंड हो गई। ये बात हमने कल इसके माध्यम से कर ली थी। क्योंकि तो प्रकीर्णन होता है ना कणों का, तो आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है और सूर्य का और सुबह और शाम का जो रंग है सूर्य का वो हमें लाल दिखाई देता है। स्थल विन्यास की बात हमारी हो गई। सूर्य की किरणों का नति कोण बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया आपको। और सूर्य ताप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण और सौर कलंकों की संख्या। बताओ क्लियर हो गया बेटा? अरे समझ में आ गया क्या? यस यस सर। सर। तो आपका ये प्रश्न है कि पृथ्वी की कल पढ़ा दिया था, कल लिखवा दिया था प्रश्न, मैंने कल लिखवा दिया था क्या? कौन सा क्वेश्चन सर? ये अभी जो पढ़ा है मैंने लिखवा दिया कल। पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप की भिन्नता के कारणों की व्याख्या कीजिए। यस सर। लिखवा देना। तो ये कंप्लीट हो गया अपना क्वेश्चन। अपने पास में टाइम का है अभाव, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें तो पूरा हो नहीं पाएगा। ठीक है, देखिए एक अब ये क्या है कि जो नया टॉपिक है उसके साथ ही इसको पढ़ाए तो ठीक रहेगा। वैसे सामान्य 1-2 मिनट आपके बाकी है उनमें देख लीजिए। देखिए आपके एक तो है कि हमारी पृथ्वी है सूर्य ताप की प्राप्ति करती है और प्राप्ति करके क्या हो जाती है बेटा? गर्म हो जाती है। ठीक है, पृथ्वी की सूर्य ताप की प्राप्ति के कारण गर्म होने के बाद कोई भी चीज गर्म होती है तो ऊष्मा का विकिरण करेगी। अब ऊष्मा का विकिरण करने के लिए कितने प्रकार के जो विकिरण के उसके आयाम है उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले कोई भी गर्म चीज है जो आग है, मान लो आग है और आग ऊष्मा का विकिरण ऊष्मा को ट्रांसफर करती है तो उस स्थिति को तो बोलते हैं विकिरण। क्या बोलते हैं? विकिरण। सौर विकिरण क्या बोलते हैं? विकिरण कहते हैं। लेकिन कोई आग से गर्म वस्तु और ऊष्मा का ट्रांसफर कर रही है तो उस ऊष्मा के ट्रांसफर करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले हम बात करें चालन, क्या बोलेंगे? कंडक्शन बोलेंगे हिंदी इंग्लिश में। क्या बोलेंगे? कंडक्शन। अरे जानते हो ना आप कंडक्शन, और चूल्हे नहीं होते आपके लाइट वाले, ये इनको क्या बोलते हैं? कंडक्शन ही बोलते हैं। कंडक्शन क्या होता है
कि जब कोई वस्तु गर्म है और इस वस्तु के संपर्क में कोई वस्तु आई, गर्म वस्तु और इसके संपर्क में कोई वस्तु आई, वो भी क्या होगी, गर्म हो जाएगी। इसके संपर्क में कोई वस्तु आई, वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। जब तक गर्म होगी, जब तक इन दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाए, इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, बराबर होने हो जाए, इसके आधार पर यह वस्तु क्या होती है, गर्म होती है। तो एक वस्तु है गर्म, इसके मिली हुई दूसरी वस्तु वह भी क्या होगी, गर्म हो जाएगी इससे जुड़ करके। भाई कोई बर्तन आपका गर्म पड़ा है, वो बर्तन दूसरे के संपर्क में आ रहा है, या कोई चीज को आप गर्म कर रहे हो, लोहे की एक छड़ को गर्म कर रहे हो, लोहे की एक छड़ को गर्म कर रहे हो, यहाँ से गर्म कर रहे हो आप। अब ये लोहे की छड़ इस भाग से गर्म होगी तो ये क्या करेगी, ऊष्मा का ट्रांसफर करेगी। ये क्या करेगी, ऊष्मा का, जो लोहे के कण इसके जुड़े हुए हैं ये पूरे में ऊष्मा का ट्रांसफर कर देगी, और इसके ऊपर भी कोई कण है तो उसमें भी क्या कर देगी, ऊष्मा का ट्रांसफर कर देगी। इस क्रिया को कहते हैं बेटा चालन कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। ये जुड़ी हुई में क्या करती है, ऊष्मा का ट्रांसफर ट्रांजिशन करती है, जब तक कि वह भाग पूर्णतः गर्म नहीं हो जाए तब तक क्या करेगी, ऊष्मा का ट्रांजिशन करेगी। उसको बोलते हैं चालन कहते हैं। क्या बताओ, क्या कहेंगे, चालन। तो पृथ्वी की ऊष्मा चालन। का एक तो इस तरीके से क्या होता है, संचालन होता है, जो दीर्घ, कौन सी तरंगे, दीर्घ तरंगे। दूसरी बात मैं करूं तो अभिवहन। अभिवहन का मतलब होता है कि मान लो ये बड़ा भाग है और ये दूसरा, इसकी प्रकृति दूसरी है, ये ठोस है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। क्या है, लिक्विड है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, या इसकी प्रकृति में बदलाव है। तो यहाँ पर ये वाला भाग गर्म हो गया तो ये क्या करेगा, क्षैतिज रूप से क्या करेगा, ऊष्मा का ट्रांजिशन करेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली क्या करेगा, ऊष्मा का क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, अभिवहन कहेंगे। एक क्या होता है, एक होता है संवहन। संवहन तो सब जानते हो। ये जो क्षेत्र गर्म हो गया, ये क्षेत्र हो गया गर्म, और गर्म होने के बाद ऊर्ध्वाधर या वर्टिकली क्या करता है, अपनी जो हीट है उसका ट्रांजिशन करता है ऊपर की ओर, उसको क्या बोलते हैं, संवहन। तो पृथ्वी की दीर्घ तरंगे हैं, वो तीनों माध्यम से अपनी ऊष्मा का क्या करती है, ट्रांजिशन करती है। ठीक है, तो यह आपकी क्या है, वायुमंडल की जो वायुमंडल है उसको क्या करती है, ये गर्म करने के जो माध्यम है। जैसे ही पृथ्वी लघु तरंगों को ग्रहण करती है, गर्म हो जाती है, फिर क्या करेगी, वो ऊपर की ओर बराबर में और पास वाले में ऊष्मा का ट्रांजिशन करेगी, जिससे वह वायुमंडल के भागों को गर्म करने में समर्थ होती है। ठीक है, तो तीनों चीज समझ में आ गई क्या। अभिवहन दोबारा बता दो सर। भाई चालन गर्म है, वो पास में है, वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, अभिवहन जो विपरीत स्वभाव वाले हैं उनको क्षैतिज रूप से गर्म करेंगे, और संवहन जो ऊपर वाले भाग है वहां पे ऊष्मा का ट्रांजिशन करेंगे। ठीक है, कल जो टॉपिक है उसके साथ एक बार इनको और पढ़ाएंगे। ओके ओके सर। थैंक यू सर।